नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज सुबह बोलेगा में बात करेंगे प्राइवेट स्कूलों की लूट की। और ये लूट कोई नई बात नहीं, हर साल होती है। जब स्कूल खुलते हैं, एडमिशन होते हैं और उसके नाम पर जब बुक्स खरीदने की बात आती है, ड्रेस खरीदने की बात आती है, तो पर्टिकुलर उनका कहना होता है कि आपको ये सारी चीज़ें स्कूल से खरीदनी है या फिर स्कूल के बताए गए एड्रेस पर किस बुक स्टॉल से खरीदनी है, ये वो तय करेंगे आप नहीं। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार जो एडवाइजरी है शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई थी और तारीख थी 1 अप्रैल। लेकिन अब सामने यह आ रहा है कि 11 अप्रैल को ये एडवाइजरी का लेटर सामने आया है कि लेकिन तब तक काफ़ी लोगों ने खरीदारी कर ली है। इसी पर आज हम बात करेंगे, लूट पर लूट। लूट पर लूट ये कोई सेल नहीं है, बल्कि ये स्कूलों में चलती आ रही धांधलियां हैं। स्कूलों में लूट पर लूट चल रही है, इसके लिए शिक्षा विभाग ने कमर भी कसी है। एक एडवाइजरी आई है कि किताब, यूनिफॉर्म या कोई भी शिक्षण सामग्री बेचने पर निजी स्कूलों की मान्यता रद्द होगी। किसी विशिष्ट दुकान से खरीदने के लिए कोई बाध्य नहीं होगा और अगर ऐसा होता है तो अभिभावक सीधे शिकायत कर सकेंगे। लेकिन शायद थोड़ी सी देर हो गई। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र की एडवाइजरी 11 को आई है, यानी कि 10 दिन का खेल हो गया है। 2 दिन में दुनिया यहां से वहां हो जाती है और यहां तो लूट के लिए 10 दिन भी मिल गए। अब तक कई लोग लूट भी गए होंगे और जो थोड़े बहुत बचे होंगे शायद वो भी अब बिना शिकायत के खरीदारी कर ही लेंगे, क्योंकि उनको अपना बच्चा उसी स्कूल में पढ़ाना है बिना किसी दिक्कत के। इसी पर आज हम बात करेंगे, लूट पर लूट। और अब जरा ये भी देखिए, इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से शिकायत भी की गई है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने शिकायत की है कि पेरेंट्स से प्राप्त शिकायत के अनुसार परिवर्तन स्कूल राजनगर एक्सटेंशन के बेसमेंट में किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म की बिक्री खुलेआम जारी है। इससे पहले भी इनसे सन वैली स्कूल वैशाली की शिकायत साक्ष्य सहित की गई थी और अनुरोध भी किया गया कि बोर्ड परीक्षा के व्यस्त कार्यक्रम में समय निकालकर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसी पर हम बात करेंगे सुबह बोलेगा में। और लगातार हमारे जो नंबर्स हैं, टेलीफोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते। सीमा त्यागी हैं, अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ गाजियाबाद की। सीमा जी, स्वागत है आपका चर्चा में। इसके अलावा पूजा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं दिल्ली से। पूजा जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सीमा जी, आप ही के पास आएंगे। जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसकी तारीख थी 1 अप्रैल और जब स्कूल प्रशासन के बाद सामने आई तो वो 11 अप्रैल को पता चल रहा है। 10 दिन छिपाया गया, क्या कहें से, या गलती हुई है या जानबूझकर की गई गलती? सीमा जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? जी सर, आ रही। सीमा जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। अब आ रही है शैलेंद्र जी, आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकती हैं। हाँ जी, हाँ जी। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज की टीम का कि इस ज्वलंत मुद्दे को आप उठा रहे हैं और अभिभावकों की आवाज बन रहे हैं। अभी आपने जो बताया कि 1 तारीख का ऑर्डर था और उसको 11 कर दिया गया, अब धीरे धीरे पोल खुल रही है सब कि एक्चुअल में चीजें होती कुछ हैं और उनको दिखाया कुछ जाता है। 1 तारीख को भी उस ऑर्डर को देने की कोई आवश्यकता नहीं थी शैलेंद्र जी। मेरे पास ये ऑलरेडी मेंशन है।
सीमा जी, आपकी आवाज एक बार फिर से नहीं आ रही है। शैलेंद्र जी, अब आ रही है मेरी जी, आवाज आ रही है। जी कहिए। मैंने अपना सिस्टम हटा दिया है। जी जी। मैं आपको दिखा रही थी कि ये 2018 का फी रेगुलेटरी बिल है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था जी। और इस बिल के पेज नंबर 5 पर ऑलरेडी मेंशन है कि कोई भी स्कूल किताब, कॉपियां, जूते, मोजे अपने स्कूल प्रीमाइसेस में नहीं दे सकता। जब 2018 में आप जो बिल बनाते हैं, आप उसमें पहले ही मना कर देते हैं, तो फिर ये छोटे छोटे से लप्पू झन्ने देकर आप अभिभावकों को उल्लू बनाना चाह रहे हैं कि आप 1 अप्रैल को आदेश निकाल रहे हैं इस बात का कि कड़ी कार्रवाई होगी। तो अगर 1 अप्रैल के आदेश पे कड़ी कार्रवाई होगी तो ये जो आपका फी रेगुलेटरी बिल है इसको फाड़ कर फेंक दीजिए कहीं। क्या इस बिल का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो जानी चाहिए थी? और जैसा आपने शुरू में दिखाया कि गाजियाबाद के 2 स्कूलों के साक्ष्य सहित शिकायतें डीआईओ सर से की गई लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। असल बात यह है शैलेंद्र जी कि प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कार्रवाई ना तो शिक्षा विभाग के अधिकारी करना जानते हैं और ना शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी मंत्री करवाना जानते हैं। उनको सिर्फ पेपर पर पेपर निकालना आता है और वो आदेश पे आदेश निकालते चले जाते हैं। 1 तारीख का आदेश 11 का कर दिया गया। क्या ये शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारियों की मिलीभगत नहीं है? दूसरे 1 तारीख को आदेश निकालने की जरूरत क्या है जब आप 2018 में ऑलरेडी बिल बना चुके हैं और उस बिल में आप मना कर चुके हैं कि कोई भी स्कूल अपने प्रीमाइसेस के अंदर किताब कॉपी नहीं बेचेगा। शैलेंद्र जी, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। 2018 में जब बिल बना उसके बाद सभी जिलों में डीएफआरसी बनी और अगर आप पता करेंगे तो आप पाएंगे कि कितने जिलों में उत्तर प्रदेश में ये डीएफआरसी का गठन हो चुका है। गाजियाबाद के पेरेंट्स ने इसका गठन कराया और जब इस कुछ स्कूलों की शिकायतें की गई तो मैं एक आपको ये दिखा रही हूँ। ये डीपीएस इंदिरापुरम स्कूल की शिकायत है जिसके ऊपर डीएफआरसी ने अपना डिसीजन दिया और इसको अगर चाहेंगे तो मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दूंगी, अभी पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ डीएफआरसी अपने डिसीजन में कहती है कि स्कूल है सरप्लस अमाउंट ऑफ 72 करोड़ 43,85,301। दोबारा से फिगर बोलती हूँ, 72 करोड़ 43,85,301 ये सरप्लस अमाउंट स्कूल के पास है और डीएफआरसी ने आदेश दिया था कि आप पर बच्चा इतनी फीस वापस कर दीजिए और 1 महीने के अंदर इस आदेश को लागू कीजिए। लेकिन ना तो ये आदेश स्कूल ने लागू किया और ना ही किसी सरकारी अधिकारी की हिम्मत हुई कि इस आदेश को लागू करा पाए और ना ही शिक्षा विभाग में बैठे किसी मंत्री ने इसको लागू कराने की कोशिश की। बहुत सारे उदाहरण है, ये आप देखेंगे 2019 का जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल राजनगर एक्सटेंशन, ये जो डीएफआरसी ने डिसीजन दिया इसमें ऑलरेडी डीएफआरसी अपने डिसीजन में लिखती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं शैलेंद्र जी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेटरी कमेटी है इसके चेयरपर्सन डीएम महोदय होते हैं और डीआईओएस के इस पर साइन होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसमें भी जो जीडी गोयनका का जो डिसीजन दिया गया डीएफआरसी कमेटी की तरफ से, उसमें डिसीजन कमेटी देने वाली ये लिखती है कि स्कूल ने अपना इतना अमाउंट दूसरे फंड में ट्रांसफर कर दिया जो कि इलीगल है, जो नहीं करना था और उसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं ऐसे आपको कम से कम 50 डिसीजन मेरे पास है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो इन सबको दिखाने का जो पर्पज है वो ये है शैलेंद्र जी, हमारी विडंबना है कि प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक्शन करने को ना तो शिक्षा विभाग तैयार होता है और ना ही सरकार तैयार होती है। सिर्फ आई वॉश करने के लिए नए नए डिसीजन निकाल दिए जाते हैं। आप खुद सोचिए। बिल्कुल, सवाल ये है कि जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने से जो जिला प्रशासन है, जो शिक्षा से संबंधित अधिकारी हैं, वो आखिर डरते क्यों हैं? उनको डर किस बात का है? लौटेंगे आपके पास। सीमा जी हमारे साथ पूजा जी बनी है, सोशल एक्टिविस्ट है दिल्ली से। पूजा जी के पास आएंगे। पूजा जी, जैसे सीमा जी को आपने सुना, उनका कहना है इसके पहले काफी सारी शिकायतें प्राइवेट स्कूल के खिलाफ की गई हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। पूजा जी आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे कि आखिर जो डर क्यों है, जो स्कूल प्रशासन, जो प्राइवेट स्कूल हैं मनमानी करते हैं, उनकी शिकायत की जाती है, उन पर एक्शन क्यों नहीं होता है? आएंगे सीमा जी, आपके पास आएंगे। पूजा जी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। जी सर, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए।
सर ऐसा देखिए सर, ये शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, तो इसमें सिर्फ राज्य सरकार के सोचने से ही कार्य नहीं होगा, इसमें केंद्र को भी मिलकर कार्य करना होगा। और इन पर सख्त से सख्त, जैसा कि सीमा त्यागी जी कह रही हैं कि इन पर सख्त से सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है, तो बिल्कुल जरूरत है सख्त से सख्त कदम उठाने की। प्राइवेट स्कूल जो मनमानी कर रहे हैं, आज शिक्षा के नाम पर ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं कि आपको अभिभावक को यहीं से कपड़े लेने हैं, यहीं से जूते लेने हैं, यहीं से मोजे लेने हैं और यहीं से किताबें लेनी। क्या वो बाहर से किताबें नहीं ले सकते हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि वो बाहर से किताबें नहीं अभिभावक ले सकता है? जो किताबें उन्हें बाहर 20 रुपए में वही किताबें मिल रही हैं, आप उसे वहां अपने स्कूल में 60 रुपए में बेच रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह से लूट हो रही है बस, और कुछ नहीं। तो इस पर सर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जैसे कि सीमा जी कह रही है कि सिर्फ आदेश निकाल देने से ही कुछ नहीं होगा, इस पर कार्रवाई करनी ही होगी सबको सख्त से सख्त। सीमा जी, आप ही के पास आएंगे। जैसा आपने कहा कि इसके पहले काफी सारी शिकायतें की गई हैं, डर क्या है? किस बात का डर है कि स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई करने से जो अधिकारी हैं वो डरते हैं, या फिर मिली भगत है दोनों की? शैलेंद्र जी, सिर्फ मिली भगत है और कुछ नहीं है। जनता को बेवकूफ बनाने वाले काम है। सारे शिक्षा अधिकारियों को पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, सारे मंत्रियों को पता है। शैलेंद्र जी, शिक्षा आज हमारे देश में व्यापार बन गई है। शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। आप एक चीज सोचिए कि आप सेंट्रल बोर्ड के नाम पर देश में एक बोर्ड है और उस बोर्ड ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि सारे स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लगेंगी। तो फिर ये प्राइवेट स्कूल नए नए पब्लिशर्स की किताबें इन्हें क्यों अलाउ कर रखी हैं जब आपके पास एनसीईआरटी है? आपके पास सरकारी संस्थाएं हैं, एनसीईआरटी है जो सिलेबस और बुक्स पब्लिश करती है। आपके पास सीबीएसई है जो एग्जाम कंडक्ट करती है। तो आप इन प्राइवेट पब्लिशर्स को क्यों छूट देते हैं? अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी इन प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश नहीं लगा सकते तो हमारे आपके टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह देने की जरूरत क्या है? फिर इनको हटा दिया जाए। आपने अभी इसे देखा होगा, आपने भी स्टोरी कवर की थी कि यूपी में पेपर लीक हुआ था, बड़ा शोर मचा था, सब चैनल ने उसको बड़े जोर शोर से दिखाया था और आदेश दिया गया था। हाई लेवल कमेटी हो रही है, हाई लेवल कमेटी हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री जी भी थे। आदेश आया था 23 डीआईयूएस निलंबित, 23 डीआईयूएस निलंबित। शैलेंद्र जी, एक्चुअल में कितने डीआईयूएस निलंबित हुए? सिर्फ एक, बलिया के डीआईयूएस। मेरी बात हो सकता है खराब लगे, लेकिन शायद वो ही सूटकेस नहीं पहुंचा पाए होंगे इसलिए वो ही निलंबित हुए। बाकी सब एज इट इज अपनी सीट पर बने रहे, क्योंकि लिस्ट जो आई थी निलंबन की उसमें गाजियाबाद के डीआईएस का नाम भी था, लेकिन उनका निलंबन नहीं हुआ। तो ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था और ये है हमारी कानून व्यवस्था। कहाँ है वो बुलडोजर जो प्राइवेट स्कूल माफियाओं पर चल सके? क्या नहीं है कोई ऐसा बुलडोजर जो प्राइवेट स्कूल माफियाओं पर चल सके? आप अपना ही बिल बनाते हैं 2018 में और अपने ही बिल को आप डिनाई करके फिर एक नया आदेश निकाल देते हैं। आप 8 जनवरी 2022 को आदेश देते हैं कि कोरोना चल रहा है इसलिए कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा, और चुनाव खत्म होते ही आप मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही आप तुरंत 9 अप्रैल को आदेश निकाल देते हैं कि कोरोना खत्म हो गया, सारे स्कूल फीस बढ़ा दें। और अगर हम बात करें एक दूसरी स्टेट के मुख्यमंत्री जो ये कहता है कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा पाएगा, क्यों नहीं आप इन पर कुछ कार्रवाई कर पाते? प्राइवेट स्कूल माफियाओं पर भी तो कुछ कार्रवाई कीजिए, उस बुलडोजर को यहां भी चलाइए। ये सारे डिसीजन है जो आपके बिल के द्वारा जो डीएफआरसी कमेटी बनी गई उसके द्वारा दिए गए डिसीजन है। क्या किसी स्कूल पर कोई कार्रवाई हुई? पूरे 2 साल तक ऑनलाइन पढ़ाई चलती रही। क्या कि शिक्षा, और बिल्कुल सही कह रही है मेरी बहन जो बैठी है कि शिक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार ही डिसीजन नहीं ले सकती, केंद्र को भी बीच में आना पड़ेगा। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूं कि शिक्षा पर चर्चा करने के साथ साथ अभिभावकों की जो जेब लुट रही है उस पर भी चर्चा कर लीजिए अपने मंत्रियों से बैठकर कि जब पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है तो फीस ऑफलाइन की क्यों दी जा रही है? परीक्षा पर चर्चा करने के लिए अध्यापक हैं आपके पास बहुत काबिल, वो कर लेंगे, लेकिन आप पॉलिसीज बनाइए, उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराइए, और जो अधिकारी या जो विभाग उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहा है उन्हें उठा के बाहर फेंक दीजिए। बिल्कुल, पता होगा सीमा जी आपको रोकेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से, नितिन अपनी बात कहिए।
सर ये बताइए कि ये लोग स्कूल वाले हर साल फीस में वृद्धि करते हैं, ये किस खुशी में करी जाती है और ये इससे किसको ये फायदा देते हैं? स्कूल के जो संरक्षक हैं ये फीस किसको देते हैं जो हर साल 10% 15% फीस बढ़ाते हैं? कोई टीचर को तो देते नहीं, किसी अपने एम्प्लॉय को पैसा देते नहीं, हर एक का पैसा काट लेते हैं और केवल अभिभावक के ऊपर देते हैं। क्या अभिभावक ये बताइए क्या उसका हर साल 10% की इनकम बढ़ती है उसके पास? आज जो नौकरी पेशा आदमी है क्या उसकी हर साल 10% 20% क्या उसको तनख्वाह बढ़ जाती है कि क्या प्रॉब्लम है? ये जो हर साल 10% बढ़ाते हैं, आप ये बताइए कि आम आदमी कैसे लाएगा ये पैसे अपने पास? बिल्कुल, तो कहाँ से लाएगा ये सब चीजें जो हर साल बढ़ती है? जायज सवाल है आपका, शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। सीमा जी आप ही के पास आएंगे, कुछ कहना चाहती हैं आप? जो अभी भैया बोल रहे हैं उन्हीं की बात का जवाब देना चाह रही हूँ। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दे सकते हैं कि कोरोना में शैलेंद्र जी क्या आपकी तनख्वाह बढ़ी, क्या मेरी बढ़ी, क्या किसी और की बढ़ी? इन प्राइवेट स्कूल मालिकों को लूट करने की छूट क्यों दी जा रही है और कोई कुछ कहने वाला नहीं है इनको? जनता को उलझा देंगे धर्म के मुद्दे पर और चीजों के मुद्दे पर, लेकिन जो मेन चीजें उन पर नहीं उलझाएंगे। शैलेंद्र जी बहुत सोचने का विषय है कि हमारे देश में सस्ती शिक्षा नहीं मिल रही, इसीलिए 20,000 बच्चों को यूक्रेन से बचा के लाना पड़ा। कितने शर्म की बात है कि एक तरफ हम बात करते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे और दूसरी तरफ हमारे अपने देश में बच्चों को हम ऐसी मेडिकल शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं कि वो यहाँ पढ़ सकें। यहाँ की शिक्षा महंगी और यूक्रेन की शिक्षा सस्ती है। बिल्कुल, जरूर इस बात को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को सोचना होगा, नए सिरे से सोचना होगा, ताकि जो अभिभावक हैं, जो छात्र हैं, उन पर ज्यादा बोझ ना आए। एक ब्रेक का वक्त है, आप दोनों ही मेहमान बने रहिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं स्कूल प्रशासन की लूट को लेकर। हर बार ये लूट होती है, हर साल होती है, और इस बार शिक्षा विभाग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि कोई भी अगर स्कूल प्रशासन आपको परेशान करता है, जबरन प्रेशर डालता है कि आपको जो यूनिफॉर्म्स हैं, बुक्स हैं, आपको स्कूल से ही खरीदनी है, या फिर कोई बुक स्टॉल का नाम बताता है कि आपको वहां से खरीदनी, तो ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है, एडवाइजरी का जो लेटर है वो 1 अप्रैल का है, लेकिन अब वो सामने आया है 11 अप्रैल को, मतलब 10 दिन बीत चुके हैं। इन 10 दिनों के बीच ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों के लिए बुक्स और यूनिफॉर्म सब खरीद लिए होंगे, तो आखिरी 10 दिन ये लेटर कहाँ था? तमाम सारे सवाल हैं। हमारे साथ सीमा जी बनी हुई हैं, अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ गाजियाबाद से। पूजा जी सोशल एक्टिविस्ट बनी हुई है हमारे साथ दिल्ली से। सीमा जी के पास ही आएंगे। सीमा जी, क्या ये माने कि जो पेरेंट्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स के जो पेरेंट्स होते हैं, उनमें यूनिटी नहीं होती है? इस बात का भी डर होता है कि अगर हम अपने बच्चे की किसी तरह की शिकायत कंप्लेन लेकर अगर अधिकारी के पास जाते हैं स्कूल की, तो उससे हमारे बच्चे को नुकसान होगा, एक डर रहता है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, एक तो प्राइवेट स्कूल का जो पेरेंट है, आप और हम सब जानते हैं कि सब मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, और मिडिल क्लास पेरेंट्स को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है आप सब जानते हैं। सब प्राइवेट नौकरियां करते हैं अधिकतर, या अपने छोटे मोटे बिजनेस करते हैं। अगर स्कूल की शिकायत करनी है तो 1 दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी, और 1 दिन की छुट्टी करने का मतलब उसका फाइनेंशियल लॉस कितना होगा हम सब समझ सकते हैं। और उसके बाद ये प्राइवेट स्कूल
जानते कि वो बच्चों को रोज रोज खड़ा करेंगे क्लास में, उनको हैरेस करेंगे, उनके प्रैक्टिकल में मार्क्स काटने का धमकी दी जाएगी। शैलेंद्र जी, एक छोटी सी बात ये है कि 1 तारीख को आप आदेश निकाल रहे हैं, क्या आपको नहीं पता कि प्राइवेट स्कूलों का सेशन कब से शुरू हो गया? और कितना आप खुद ही अपनी ही चीजों का मजाक उड़ा रहे हैं कि आप 2018 में जो बिल बना है उस बिल में आप लिख चुके हैं इस बात को, तो अब आदेश निकालने की जरूरत है या कार्रवाई करने की जरूरत है? सीमा जी, ब्रेक से पहले भी आपने उस बिल का जिक्र किया जो 2018 में पास हुआ था। उस बिल में था कि कोई भी स्कूल प्रशासन अपने स्कूल से कोई भी बुक्स, ड्रेस वगैरह नहीं सेल करेगा। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि स्कूल प्रशासन स्कूल से तो नहीं देता था, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता था, ना बेचता था, वो एक एड्रेस दे देते थे, आप वहां पर जाइए, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस बिल से बचने के लिए तरीका इजाद किया था स्कूल प्रशासन ने। बिल्कुल शैलेंद्र जी, बिल्कुल, कि आप आप मत खरीदिए, स्कूल में नहीं बेचेंगे। आपने अपनी ही फैमिली का एक पब्लिशर बना दिया और वो पब्लिशर किताबें बेच रहा है। तो क्यों नहीं सरकार ऐसा करती कि सारे स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लगेगी? क्या एक देश एक पाठ्यक्रम करते हुए कुछ दिक्कत महसूस होती है? हम एक देश एक इलेक्शन की बात करते हैं, हम एक देश एक टैक्स की बात करते हैं, हम एक देश एक शिक्षा, एक पाठ्यक्रम, एक एग्जाम क्यों नहीं करते? शिक्षा में आप एक रूपता क्यों नहीं ला पा रहे हैं? आप सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों की लूट को बढ़ावा देने के लिए सब कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी मैं प्रदेश सरकार से, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में जितने हमारे जिले हैं उनमें सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड सरकारी स्कूल कितने हैं? आप कहेंगे क्या जरूरत है सीबीएसई बोर्ड के सरकारी स्कूलों की, तो फिर उसको सेंट्रल बोर्ड का दर्जा क्यों दे रखा है? जब आप एक अथॉरिटी बना रहे हैं सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरा ज्ञान कम हो, कि किसी भी चीज को केंद्रीय दर्जा देने के लिए लगभग 75% देश को तो वो कवर करे। बिल्कुल। कि हमारे प्रदेश में कितने सरकारी स्कूल हैं जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हैं? अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो 2-3 सेंट्रल स्कूल को छोड़ के कोई नहीं है, और सेंट्रल स्कूल में एडमिशन शैलेंद्र जी आप और मैं जैसे अभिभावक नहीं करा सकते, वहां नहीं होते एडमिशन, तो कहां पढ़ाएं हम अपने बच्चों को? आप सेंट्रल बोर्ड का दर्जा खत्म कर दीजिए और हर एक स्टेट के बोर्ड की एक चीज कर दीजिए, तो कोई मांग नहीं करेगा इस चीज की। 2 साल से शैलेंद्र जी कोरोना चलता रहा और आप जानते हैं, और आपके चैनल ने बहुत प्रमुखता से वो आवाज उठाई अभिभावकों की, और इतनी गुहार अभिभावकों ने लगाई मेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, यहां तक कि अभिभावकों ने भूख हड़ताल भी की कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, कई तो सारी खामियां हैं जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खबरें आती हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी मनमानी की खबरें लगातार आती रहती हैं, इन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। समय का अभाव है, लास्ट कमेंट पूजा जी से लेंगे। पूजा जी, कब रुकेगी स्कूल प्रशासन जो है, प्राइवेट स्कूल, इनकी मनमानी? लगातार ये नए नए आदेश जारी करते रहते हैं, जो सरकारी आदेश आते हैं उनको छिपा लेते हैं। जैसा कि अभी देख पा रहे हैं, एडवाइजरी की जो डेट थी 1 अप्रैल है, 11 अप्रैल हो गई, सामने नहीं आई। जैसा कि सीमा जी अभी कह रही थी कि यूक्रेन से बच्चों को वापस लाया गया है, पढ़ने के लिए गए थे, तो हमारे छात्र भाई बहन जो वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे शिक्षा सस्ती मिलती है, वहाँ पे वो डॉक्टरी की शिक्षा सस्ते में कर लेते हैं। हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी सबसे सस्ती, यहाँ पर इलाज अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा सस्ता है, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाई है मेडिकल की वो सबसे महंगी है, इसलिए बच्चों को दूसरे देशों में पढ़ने बिल्कुल के लिए तमाम सारी चीजें है। हैं जिन पर सरकार को फोकस करना होगा, जो कमियां हैं, जो खामियां, उनको दूर करनी होगी, और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम करना है, और जो खासकर प्राइवेट स्कूल की अगर जो बात हम कर रहे हैं, इन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुबह बोलेगा हम बात कर रहे थे प्राइवेट स्कूल की मनमानी को लेकर, जो एडवाइजरी जारी हुई थी 1 अप्रैल को, और अब वो उसका जो लेटर है वो 11 अप्रैल को सामने आ रहा है, यानी 10 दिन पीछे चले गए। उन 10 दिनों में ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बुक्स, यूनिफॉर्म खरीद ली होंगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।